हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोमेश कुमार सक्सेना फ्रॉम एक्सिस कॉलेजेस कानपुर। आज हम लोग एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो बेसिक है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स से। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स में वो फोर्सेज हैं जो ऑटोमेटिकली सभी पे अप्लाई हैं, ठीक है, ये किसी के द्वारा लगाए नहीं जा रहे हैं। तो ये टोटल 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें जो पहला है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन को जो बांधे रखता है, इवन जो प्रोटॉन होते हैं वो दोनों पॉजिटिव को एक दूसरे को रिपल करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये या तो किसी आयंस के बीच में लग रहा है या मैग्नेट के बीच में लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। इसको भी हम लोग एक एक करके फिर से अलग अलग से डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जो ग्रेविटी का कारण है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, वो उनके बीच में एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इवन किन्हीं भी 2 मैटर पार्टिकल के बीच में भी जो फोर्स लगता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो मैटर पार्टिकल चाहे बहुत छोटे हों या बहुत बड़े हों, तो वही न्यूटन्स लॉ जिसमें हम लोगों ने F=G m1m2/r² पढ़ा था, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनको हम लोग एक एक करके जानते हैं ये क्या है। तो पहले तो ये जानिए कि जो ये है वो स्ट्रॉन्ग से वीकेस्ट की तरफ है। जैसे हम लोगों की नज़र में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इससे प्लैनेट जुड़े हैं, लेकिन नहीं है, इसका अपोजिट है। अपोजिट ये है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनको हम लोग एक एक करके जानते हैं कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, ये न्यूक्लियाइज को एटम के अंदर होल्ड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर का साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होता है। तो बस ये उतनी ही डिस्टेंस के लिए फोर्स लगता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ऊपर वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये फोर्स लग रहा है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सभी फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो दूसरा फोर्स है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि इसकी वजह से, ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर सेम होंगे तो भी एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। या फिर दूसरा वाला, जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर एक दूसरा टाइप का इफेक्ट है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, जैसे इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट। अभी इंट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अगर सेम पोल है तो रिपल्सन होगा, अदरवाइज इंट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्सेज हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दूसरे टाइप का फोर्स था फंडामेंटल। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे वीक होता है। बस एक इसमें पॉजिटिव है कि ये थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी काम करता है, कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर्स के लिए भी काम करता है। जैसे कि हम लोग 2 मैग्नेट को देखें लेके, तो वो काफ़ी दूर से हम फील करेंगे कि इनमें अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। इसी तरह से हम चार्ज के लिए भी बोल सकते हैं कि वो दूर से उनमें वो फोर्स काम करता है। तो ये इनके लिए जो डिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा है, लेकिन बस ये उनका जो फोर्स है वो वीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का वीकर है देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेकिन ये मच लॉन्गर डिस्टेंस, उसकी अपेक्षा उसका तो जो डिस्टेंस थी वो 10⁻⁻15 मीटर थी, ठीक है। उसके कंपेरिजन में इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हम लोगों का फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल पे लगता है जो एटम्स में है, ठीक। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर डिके के लिए, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी जो बेसिकली है वो न्यूक्लियर डिके, जिसमें हम फ्यूज़न और फिजन पढ़ेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर डीके के लिए। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर डीके होता है, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो इमिट होते रहते हैं। पहले तो उनको बांधे रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई हैवी एटम्स हैं और उसमें इस तरह की कोई कंडीशंस हैं तो वो धीरे धीरे डीके होता है। तो ये वाला जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर डीके के लिए, ठीक है। और ये
बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि ये एटम के अंदर लग रहा है तो अब एटम का साइज़ कम, तो ये भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। और ये जो हम लोगों का बीक है किससे, जो पिछला वाला हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किन्हीं भी दो मैटर पार्टिकल के बीच में लगता है। अब वो मैटर पार्टिकल चाहे तो वो प्लैनेट्स हो, चाहे तो वो एटम्स हो, चाहे वो कोई मटेरियल पार्ट हो, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी फंडामेंटल फोर्सेस से वीक है, लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लगता है। इवन प्लैनेट्स के बीच, स्टार्स के बीच, यहाँ से जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहे हैं, चाहे वो सन से या किसी से, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये बहुत ज़्यादा दूरी तक लग सकता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लग सकता है। और यूनिवर्स की जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे तो हम लोग जितनी भी यूनिवर्स की चीज़ें पढ़ें, जैसे एक्सप्लेनिंग कैसी प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका मास क्या है, ये हम लोगों ने इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाला है। ठीक, तो ये क्या, इसमें चार चीज़ें ही, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ओके। ये चार्जेस की तरह रिपल्सिव तो कभी होगा ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लगेगा। और यूनिवर्स की जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने इसी वाले फोर्स से डिफाइन किया है, ओके। तो ये हम लोगों के चार फंडामेंटल फोर्सेस थे, ठीक है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमको दो चीज़ें बहुत याद रखने लायक है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्चुअल में सबसे वीकेस्ट फोर्स नहीं है। सबसे वीकेस्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको दो चीज़ें इसमें रिमेंबर करनी है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इज़ नॉट वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, ओके, क्योंकि सबसे वीकेस्ट फोर्स तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। और जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलेंगे वो वीकेस्ट फोर्स है, ओके। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, उनके स्ट्रक्चर को जानने के लिए, किस तरह से कहाँ पर कौन सा प्लैनेट है, कौन सा स्टार है, वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स से ही डिस्कस करते हैं, ओके। तो ये हम लोगों का एक पार्ट था, एक टॉपिक था जिसका नाम था फंडामेंटल फोर्सेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्योंकि अब एटम पढ़ रहे हैं तो एटम में सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि एटम जो है उसका साइज क्या है। कोई एक न्यूक्लियस है, उसका साइज क्या है। न्यूक्लियर साइंस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर का साइज। तो उस साइज के लिए हम लोग जानते हैं कि जो एक्चुअल साइज होता है वो लगभग 4 × 10⁻14 मीटर से भी कम होता है, ठीक। उसके लिए एक फार्मूला है इसकी रेडियस के लिए, R = R0 a⁻⁴ ठीक। तो ये जो R0 है वो एक कांस्टेंट है, ओके। और जो A है वो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। अब देखिए R हो गया कांस्टेंट, A हो गया एटॉमिक मास। तो हमेशा जितना एटॉमिक मास ज़्यादा उतनी ही उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। और इस R0 की यहाँ पर वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻15 मीटर, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है किसी न्यूक्लियस का, वॉल्यूम किससे निकालेंगे, रेडियस से। अब रेडियस ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके, R³ के। और ये R³ किसके प्रोपोर्शनल होगा, एटॉमिक मास के। यानी जितना एटॉमिक मास ज़्यादा उतनी ही उसकी रेडियस ज़्यादा, उतना ही उसका वॉल्यूम ज़्यादा। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। एक नेक्स्ट है इसी में एक जरा सा टॉपिक, वो है न्यूक्लियर मास एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर मास एनर्जी वही है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम लोगों ने E = mc² के फॉर्म में पढ़ रखा था, आइंस्टाइन का मास एनर्जी फार्मूला E = mc²। अब इस E = mc² की इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स में या न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करेंगे, हम लोग यूरेनियम या इस तरह के किसी मटेरियल का फिजन कराएंगे और फिर उससे खूब सारी एनर्जी निकलती है जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बम, इन सब में यूज करते हैं। तो जो E = mc² है, इससे ये जानना है हम लोग कि अगर 1 ग्राम मटेरियल का, 1 ग्राम मैटर को अगर हम लोग पूरी तरह से डिफ्यूज़ करें, पूरी तरह से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कोई भी 1 ग्राम मटेरियल लिया है, 1 ग्राम, ठीक है। अब इस 1 ग्राम मटेरियल को हमें पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो E = mc² से इस m की जगह हम लोग रख दिया 10⁻³ इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हुए, और C की जगह 3 × 10⁸ और फिर इसका स्क्वायर। तो फाइनली E जो आ गया वो 9 × 10⁻13 जूल। अब ये जो 9 × 10⁻13 जूल है, ये इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि हिरोशिमा पे जो बम गिराया था जापान में, उस एनर्जी से ये कहीं ज़्यादा है।
ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि लगभग 3 लाख लीटर से ज़्यादा पेट्रोल में इतनी एनर्जी निकले, ये इतनी एनर्जी है। मतलब हम 1 ग्राम मटेरियल को, किसी भी टाइप के मटेरियल को अगर पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल सकती है जो 9 × 10⁻13 जूल है। किसी भी स्पेस स्टेशन को, जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होते हैं, उनको साल भर चलाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी है ये 9 × 10⁻13 जूल। ओके, तो 1 ग्राम मटेरियल में कितनी एनर्जी होती है ये। लेकिन सभी मटेरियल्स को, सभी को हम लोग डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो उसके लिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? हम लोग यहाँ न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तो हो गया न्यूट्रॉन और दूसरा हो गया प्रोटॉन। ओके, ये दोनों पार्टिकल और खूब सारे ये प्रोटॉन, खूब सारे न्यूट्रॉन इसके अंदर बंधे हुए हैं, और जिस एनर्जी से इनको बंधे हुए हैं, ये बाइंड हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? जिस एनर्जी से ये बंधे हैं, इनको तोड़ने में, डिसअसेंबल करने में, इनको फिर से अलग अलग करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी वुड रिक्वायर टू डिसअसेंबल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू कंपोनेंट पार्ट। अब कंपोनेंट पार्ट इसके क्या है? कंपोनेंट पार्ट है इसके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। इनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को, यानी प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इनको डिसअसेंबल करने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव है, और ये स्पेंड होती है एनर्जी इन पार्टिकल्स को बांधे रखने के लिए। ओके, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम लोग निकाल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डेल्टा एम है इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट ये होता है कि अगर हम लोग न्यूट्रॉन का मास, जिसको हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, और ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, इन दोनों का मास हमने अलग अलग ऐड किया और इससे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक डिफरेंस आएगा इन दोनों का मास से। जब हम न्यूक्लियस के मास को घटाएंगे तो एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस जो है वो उस एनर्जी में खर्च हो रहा है, वो मास उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एम। इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी इस मास डिफेक्ट की जगह हम लोग लिख सकते हैं MP, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में कितने हो गए? Z, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर। ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? जितनी उसका एटॉमिक मास है और उससे हम एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी A-Z जो हो गया वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो ये जो टोटल हो गया, ये मास से हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस को, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है यानी दोनों का कंबाइंड मास, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एम। ओके, इस डेल्टा एम को थोड़ा और सॉल्व करके देखते हैं। कोई एक मटेरियल है, कोई एक एटम है, ओके, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एटम का मास हो गया ZXA। ZXA, किसी एटम में क्या क्या चीज़ें हो गई? एक तो हो गए मास ऑफ न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस का जो भी मास है, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी आ गए और न्यूट्रॉन भी आ गए, और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी मास ऑफ एटम को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, यानी इस Mn की जगह, इस जगह पर हम लोग ये वैल्यू रखने वाले हैं। ओके, वैल्यू क्या रखने वाले हैं? वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं Mn की जगह MZXA माइनस ZMe। ये वैल्यू हम लोग इस जगह पे पुट करने वाले हैं। ओके, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग देखें तो जो Z है वो एटॉमिक नंबर है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। A जो है वो मास नंबर है, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। Mn को कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और MZA को कहते हैं मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखिए क्या करना है। ये हम लोगों के पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हम लोगों ने वैल्यू रख दी थी Mn की। तो Mn की वैल्यू रखी तो ये इतना आ गया। ओके, ठीक।
अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है जिसको हम लोग 1H1 बोलते हैं। अब 1H1 है तो उसमें कोई न्यूट्रॉन तो है नहीं, ठीक, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी MH लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं MH, और साथ में इन दोनों की कॉमन में क्या है Z, तो इन दोनों की जगह लिख सकते हैं ZMH। तो हम लोगों ने यही किया, इसकी जगह लिख दिया ZMH। अब ZMH किसकी जगह लिखा है, हमने लिखा है इस इलेक्ट्रॉन की मास की जगह और इस प्रोटॉन की मास की जगह लिखा है ZMH। ओके, फिर क्या किया है, यही हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है। बस करना ये है कि इनका मास अगर किलोग्राम में दिया हो सभी का, ठीक, तो हम लोग C की जगह 3 × 10⁸ रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इसका मास जो है यूनिट में दिया, AMU में दिया होता है, और इसको अगर हम C² से मल्टीप्लाई करें तो ये MEB में आता है 931.5 MEB। मतलब इस C² की जगह यहाँ पर हम लोग कितना रख दे रहे हैं 931.5 MEB। तो फाइनली अब जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आ गया वो आ गया ZMH प्लस A - ZMN माइनस MZXA इंटू 931.5 MEB। तो इससे हम लोग किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी स्केल एंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर एनर्जी स्केल एंड स्ट्रक्चर है क्या कि एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IAEA। इन्होंने क्या किया है कि 1990 में एक स्केल बनाई है जिससे ये हम डिसाइड करते हैं कि ये जो एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं, वो किस लेवल की है। मतलब वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट लेवल की है कि उससे कोई बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्केल का नाम रखा है द इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। ओके, तो जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल एंड इवेंट स्केल है, जिसको हम लोग INSES के बोलते हैं, एक स्केल बनाई है। और उस स्केल के कई पार्ट हैं। वो सेफ्टी सिग्निफिकेंट के लिए है कि वो कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई विस्फोट हो, इस तरह की हम लोग गलत गतिविधियों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें। तो इसके लिए उन्होंने एक स्केल बनाई है इस तरह की, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्केल। अब एनर्जी स्केल को हम लोग नीचे से देखते हैं। ये है जो लास्ट, जिसको हम लोग 0 लेवल बोल रहे हैं, ये 0 लेवल है डेविएशन। डेविएशन मीन्स ये है कि हम लोग जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखते भी हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं उससे, ना तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ना तो कोई इससे हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे कुछ ना कुछ रेडिएशन जो है वो होता रहेगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो इसको हम लोग नॉर्मली 0 लेवल पे रखते हैं कि हम उससे कुछ कर नहीं रहे हैं, बस वो मेरे पास मटेरियल है। फिर 2 चीज़ें हैं, एक को कहते हैं हम लोग इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट, और ये जो दूसरी पार्ट है उसको कहते हैं एक्सीडेंट। इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट वो होती है जो हम कराते हैं, एक्सीडेंट वो हो गया, दुर्घटना हो गई, हम करा नहीं रहे थे लेकिन विस्फोट हो गया, हम चला रहे थे और टक्कर हो गई, तो वो था एक्सीडेंट। लेकिन हम जानबूझ के किसी को मार दें तो वो हो गया इंसिडेंट। तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इन 2 कैटेगरी में इस स्केल को डिवाइड किया है। अब इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट में ये 3 चीज़ें हैं, एक तो एनोमली है ना, एक इंसिडेंट है, एक सीरियस इंसिडेंस है, लेकिन ये तीनों हम लोग करा रहे हैं। अब एनोमली का मतलब नॉर्मली जो हम एक्सपेरिमेंट करें उस न्यूक्लियर मटेरियल से, या रेडियो एक्टिव मटेरियल का कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का करें कि रिसर्च लेवल पे हो, तो वो एनोमली में आता है। अब रिसर्च लेवल से हम थोड़ा और ऊपर बढ़ गए कि हमें उससे एनर्जी जनरेट करनी थी, तो वो इंसिडेंट में आ गया। अब वो था इंसिडेंट लेकिन कुछ ज़्यादा कर दिया हमने, मतलब हमारी कोशिश हो गई कि हम न्यूक्लियर बम बनाने लगे उसी से, ठीक है, तो वो हो गया सीरियस इंसिडेंस। तो जैसे ही ये चीज़ें होंगी, इसको जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो सीधे इस पर एक्शन लेगी कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सब अलाउ है परमिशन के साथ, जो इंसिडेंट है ये अलाउ है परमिशन के साथ, लेकिन ये जो ऊपर वाला सेकेंड पार्ट है एक्सीडेंट, ये अलाउ नहीं है। इसमें पहला जो लेवल है उसको कहते हैं एक्सीडेंट विथ लोकल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। हमने एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंट हो गया और वहीं के आपस में लोकल में हमारी लैब उड़ गई है, कुछ इस तरह का हो गया, तो उसको हम लोग लोकल कॉन्सिक्वेंसेस बोलेंगे। उसमें उन्हीं लोगों को हार्म हुआ जो उस रिसर्च में, उस प्रोजेक्ट में शामिल थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो जाए कि बाहर तक के लोग इफेक्टेड हो जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक्सीडेंट विद वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। फिर इससे भी ऊपर वाले लेवल को हम लोग बोलते हैं सीरियस एक्सीडेंट, और फिर जो फाइनली है जिसको हम लोग किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देने के एक्सीडेंट को बोलेंगे मेजर
एक्सीडेंट। तो एक इस तरह की एक स्केल डेवलप की, इसी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो काम करते हैं। जो इसको फॉलो नहीं करते तो बाकी जो संस्था जो इससे जुड़ी हुई हैं उसमें वो तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उस कंट्री पे। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता था कि सीधे सीधे एटम इधर से उधर हो जाते थे, है ना। एक एटम ने दूसरे एटम से कुछ रिएक्शन किया, ठीक है, तो वो इसके साथ जुड़ के वो हाइड्रोजन के साथ से हटके वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, वो ऑक्सीजन के साथ से हटके वो SO4 के साथ जुड़ गया। तो इस तरह की रिएक्शन जो हो गई उनको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते थे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है किसमें, एटॉमिक न्यूक्लियस में। अब कोई एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, कोई भी एक मटेरियल मान लो, और उससे टकराएगा क्या, उससे टकराएगा कोई एक एलिमेंट्री पार्टिकल। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गए, एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए प्रोटॉन, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अब इनका रिएक्शन नहीं हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, इनका हो रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जो केमिकल थी वो केमिकल रिएक्शन होता था, रिएक्ट करती थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो ऐसा होने पर क्या हुआ कि एटॉमिक कोई न्यूक्लियस था, उससे एक एलिमेंट्री पार्टिकल टकराया और उसके रिजल्टिंग में हुआ क्या, उसके बाद में क्या हुआ कि एक नए टाइप का न्यूक्लियस बन गया, एक नया न्यूक्लियस बन गया। वहाँ पर पहले वो न्यूक्लियस था ही नहीं, है ना, एक नया न्यूक्लियस बन गया और एक या उससे ज़्यादा क्या बन गए, न्यू पार्टिकल, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, अब न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसे मानिए ये एक न्यूक्लियर एटम है, इससे कोई एक फंडामेंटल पार्टिकल ए टकराया, इसके रिएक्शन के बाद हुआ क्या, एक नया टाइप का एटम बन गया और एक नया टाइप का फंडामेंटल पार्टिकल बन गया। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स है वो इनिशियल न्यूक्लियस है, ए जो है वो क्या है, इनिशियल पार्टिकल, कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल, बाई जो है वो फाइनल न्यूक्लियस है और बी जो है वो फाइनल पार्टिकल है। ठीक, जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल, जिसको 2He4 बोलते हैं, प्रोटॉन हो गए, ड्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, या गामा रेज फोटोन हो गए। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है। एक रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं जनरल कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन था 7N14 था, इससे एक अल्फा पार्टिकल ने रिएक्ट नहीं किया, क्या किया, इंटरेक्ट किया, है ना। तो इंटरेक्शन के बाद बना क्या, एक ऑक्सीजन एटम बन गया और ये एक और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल बन गया जी 1H1, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो एक हीलियम ने यानी अल्फा पार्टिकल ने इंटरेक्शन किया नाइट्रोजन से और बन गया ऑक्सीजन, साथ में बन गया प्रोटॉन। अब देखिए इस तरफ नाइट्रोजन है, उस तरफ नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन होता तो हम ये चीज़ देखते थे कि जितने नाइट्रोजन इधर है दूसरी साइड में उतने नाइट्रोजन है कि नहीं। तो उन रिएक्शंस को बोलते थे केमिकल रिएक्शन, इन रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद हो क्या रहा है, एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होते हैं जिनमें अपने से डिके होता रहता है, अल्फा पार्टिकल निकला, कभी बीटा पार्टिकल निकला, कभी गामा रे फोटोन निकला। ठीक, तो उस पर एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ये होता है N = N0 e⁻ λT। यहाँ पर जो N0 है वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है या इनिशियल मटेरियल है, और रेडियो एक्टिविटी के बाद जो बचा, जो फाइनल बचा वो है N। यहाँ पर जो E है e⁻λ है, तो लैम्डा जो हो गया वो हो गया रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है और T हो गया टाइम। ठीक, अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है, इसके हिसाब से ये हो रहा है कि जैसे जैसे मटेरियल के पार्टिकल घटेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो N है वो प्रोपोर्शनल है N0 के। ठीक है, अब N0 जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे ही क्या होगा, इस रेट को कम होता जाएगा धीरे धीरे, जो रेडियो एक्टिविटी का रेट है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डिके इज रैपिड इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में तो बहुत तेज होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल को पूरी तरह से डिके होने में, किसी भी मटेरियल को पूरी तरह से ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसको डिके होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यानी वो मटेरियल कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, डिके होते होते अचानक से पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी में कि ऐसे देखिए, अगर वो इनफाइनाइट टाइम में ख़त्म हो रहा है तो T = हो गया 1/λ। उस वाली इक्वेशन में हम लोगों ने जो -λ × T था, यहाँ पर हम लोगों ने T की जगह रखा तो ये आ गया e⁻⁻1 यानी E इनवर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से N = N0/E। अब 1/E की वैल्यू या E की वैल्यू हो गई 2.718,
जिसको हम लोगों ने 1/2.718 किया, तो फाइनली n और n नॉट के साथ जो रिलेशन आ गया वो आ गया n इक्वल टू 0.368 n नॉट। ओके, तो n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स या इनिशियल पार्टिकल, n जो है वो फाइनल पार्टिकल्स हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा होगा, जिसको कहते हैं हाफ लाइफ, अर्धायु। हाफ लाइफ क्या है, कोई भी मटेरियल अपनी इनिशियल पोजीशन का जितने टाइम में आधा रह जाए, हाफ रह जाए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ओके, तो हाफ लाइफ को हम लोग इसी फार्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो टी था वो टाइम था, ठीक। अब यहाँ पर जो टाइम है उसको हम लोगों ने हाफ लाइफ के लिए कैपिटल टी मान लिया। ओके, हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि पहले मटेरियल था एन नॉट, है ना, कैपिटल टी टाइम बाद वो एन नॉट बाई 2 बचा। इस हिसाब से हम लोग एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, तो ये आ जाएगा इस तरह से 1/2 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। ओके, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में लॉग ले, तो ये हो गया माइनस लॉग 2 बेस ई इक्वल टू माइनस लेमडा टी। इस हिसाब से हमने लॉग 2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6931 अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ये रिलेशन है डीके कांस्टेंट के बीच, ये रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है लेमडा, और टाइम के बीच में ये टाइम कौन सा है, ये हाफ लाइफ वाला टाइम है। हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच ये रिलेशन आ गया टी इक्वल टू 0.6931 अपॉन लेमडा। एक नेक्स्ट चीज़ है जिसका नाम है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब एक्टिविटी किसको बोलेंगे, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें लगातार डिके हो रहा है धीरे धीरे, तो जितना ज़्यादा डिके होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी उसके नंबर्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा डिके होगा। तो इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R इक्वल टू होता है माइनस dN अपॉन dt। अब n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, और ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहे हैं इन्हीं के रेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग एक फार्मूला निकाल रहे हैं हाफ लाइफ के लिए। देखिए, हाफ लाइफ अगर t है ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट बाई 2, है ना। इसकी जगह हम लोगों ने ये वैल्यू रखी, तो ये आ गया हाफ ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों ने फिर से रख दिया, यानी ई टू दी पावर लेमडा टी की जगह रख दिया हाफ। ओके, ये एक हाफ लाइफ में हो रहा है, इसकी पावर कर दी n, और इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इस n को कहते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ये जो n नॉट है वो इनिशियल एटम्स हैं, n जो है वो फाइनल एटम्स हैं, और जो स्मॉल n है ये, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यानी इस तरह से कोई न्यूमेरिकल आए कि जिसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ दी हो कि 2 हाफ लाइफ के बीच क्या हो रहा है, 3 हाफ लाइफ के बीच क्या हो रहा है, तो फिर हम लोग इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। ओके, एक नेक्स्ट है जिसका नाम है मीन या एवरेज लाइफ। हम लोग जान रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो उसकी मीन लाइफ क्या होगी, एवरेज लाइफ क्या होगी, क्योंकि वो डिके तो कभी होगा नहीं, लेकिन वो मटेरियल की कोई एक मीन एवरेज लाइफ होगी जिसको हम लोग उसे यूज कर पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। ओके, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा। अभी हम लोगों ने हाफ लाइफ और लेमडा के लिए एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। वहाँ पर वो रिलेशन था t इक्वल टू 0.6931 अपॉन लेमडा, इसको हम लोग लेमडा इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया लेमडा इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी। इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू रखी, वैल्यू रखी, तो ये आ गया टाउ इक्वल टू टी नॉट अपॉन 0.6931, इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं 1.443 टी। तो ये हो गया मीन और एवरेज लाइफ। एक छोटा सा और टॉपिक है आज के पार्ट में, आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिके। टाइप्स ऑफ डिके, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनमें लगातार पार्टिकल डिके होते रहते हैं, तो ये 3 टाइप का है। जो पहला है वो है अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इमिट होते हैं। अब इसको रोकेंगे कैसे, तो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्लॉथिंग कर सकते हैं, किसी कपड़े से ढक दें, किसी स्किन से ढक दें, किसी कार्डबोर्ड से ढक दें, तो हम लोग इस तरह के अल्फा डिके को रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का डिके है जो बीटा डिके है, वो इस अल्फा डिके से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। खतरनाक किस वाइज, किसको कितना हार्म पहुंचाए उस वाइज। तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये थोड़ा भारी पार्टिकल थे तो इनको आसानी से रोका जा सकता था। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनको रोकना है तो कैसे रोकेंगे कि इसमें डेंस क्लॉथिंग करनी है,
खूब सारे कपड़े की लेयर लगाएं या फिर हम वुड से इस तरह से पार्टीशन करें तो हम लोग बीटा डिके को रोक सकते हैं। एक थर्ड टाइप का डिके है जिसका नाम है गामा डिके। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और ये हाई एनर्जी रेडिएशन है ये एम वेव का। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम लोग एक तरीके से रोक सकते हैं कि कंक्रीट की या लेड की हम लोग थिक वॉल बनाएं, बहुत चौड़ी दीवार बनाएं, तो उससे हम इसको लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डिके हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल में होते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोग फिर से इसके आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।